नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही मनन सीरीज, जिसमें अपन स्टेट पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण आयोग हैं राज्य से संबंधित, उन सबको अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस श्रृंखला में अपन डिस्कस कर चुके हैं सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग को। ठीक है, और इससे संबंधित थ्योरी भी देखी हमने, और इससे संबंधित जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए, और उन पीवाईक्यू के माध्यम से सारा जितनी भी कंप्लीट थ्योरी थी उसको अपन ने डिस्कस कर लिया है, वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, आपका है राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। क्या इसकी पृष्ठभूमि रही है, कैसे ये अस्तित्व में आया, क्या क्या इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, कितना सदस्य होते हैं, क्या अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति का प्रावधान क्या है, कैसे इनका निष्कासन किया जाता है, क्या आयोग के कार्य हैं, और इसके बाद वो जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है बन सकते हैं, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मानवाधिकार की। क्या है मानवाधिकार? नाम से क्लियर है, दो शब्दों से मिलकर बना है, मानव और अधिकार। मतलब मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उनको मानवाधिकार कहा गया है। अब ये अधिकार नैतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के अधिकार हमें प्राप्त हैं, कुछ संविधान के द्वारा प्राप्त हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के तहत प्राप्त हैं, तो कुछ न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय किए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करें, अव्यक्ति की स्वतंत्रता है, समानता का अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा। तो इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न जो अधिकार है प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो ये अधिकार, इन अधिकारों के संरक्षण के लिए, इन अधिकारों का उल्लंघन हो, उस उल्लंघन होने पर कार्रवाई हो, इसके लिए एक आयोग गठित किया गया है। ठीक है, अब राज्य की बात कर रहे हैं, तो हमारे राज्य में स्थापित जो आयोग है वो राज्य मानवाधिकार आयोग है, और इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब जब राज्य में राज्य मानवाधिकार है आयोग है, तो सेंट्रल की बात करेंगे, केंद्र में क्या होगा? आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से ऊपर भी पूरे अपने विश्व लेवल पर कोई संस्था है तो इनके लिए काम करती है, उन सब के बारे में अपन जानने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं आगे, क्या इसका प्रावधान रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग एसएचआरसी की बात कर रहे हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं, क्या उद्देश्य है क्लियर बता दिया हमने, आम जनता के अधिकारों की रक्षा करना है। आम जनता के अधिकार जो मानव अधिकार है, ठीक है, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, तो ये जो अधिकार हैं, इन अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। संवैधानिक कानूनों के अनुरूप शासन स्थापित हो। इंपॉर्टेंट, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, क्या है संविधान में हम कुछ, मैंने बताया कुछ जो अधिकार हैं वो संविधान द्वारा प्रदत्त है, कुछ अधिकार न्यायालय द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कानून बना के उनका निर्माण किया गया है। तो ये जो संवैधानिक कानून है उनके अनुरूप कैसा हो, शासन स्थापित होना चाहिए, शासन संवैधानिक कानूनों के अकॉर्डिंग हो। इस बात की रक्षा के लिए, इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए, इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने के लिए एक आयोग बनाया गया, राज्य मानवाधिकार आयोग। यह दस्तावेज मानव अधिकारों के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। तो ये उद्देश्य, यहां से भी क्वेश्चन कई बार पुट किया जाता है कि भाई राज्य मानवाधिकार आयोग का निम्नलिखित में से एक उद्देश्य क्या है, तो संवैधानिक कानूनों के अनुरूप शासन स्थापित होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कैसे हुई। 10 दिसंबर 1948 की बात है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये बात डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी? 10 दिसंबर 1948 इंपॉर्टेंट डेट है, हमें याद रखनी है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर स्वीकार एवं घोषित की गई। इन मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा की गई, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को पहली बार मानव अधिकारों की बात की गई इंटरनेशनल लेवल पर 10 दिसंबर 1948 को, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, तो ये डेट बतानी है। डेट देके ये पूछा जाए किस संस्था के द्वारा की गई, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषणा की गई है। चलिए, इसी कारण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन अगला पूछा जा सकता है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो हमें बताना होगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगली बात करते हैं। अब विश्व के बाद भारत में कब आई? हमने देखा 10 दिसंबर 1948 की बात है। अब भारत में बात करते हैं, तो भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण और उनके उन्नयन के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया गया। ये डेट फिर से याद रखनी है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया, तो 1993 में पारित किया गया। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, फिर हमें याद रखना है। भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण और उन्नयन के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1993 में ये पारित किया गया। ठीक है,
यह अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया। किसने बनाया? संसद के द्वारा यह अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जब ये अधिनियम पारित किया संसद ने, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 संसद के द्वारा पारित किया गया। इसमें दो प्रावधान थे, एक तो नेशनल स्तर पर आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग होगा। दोनों ही हमारे सिलेबस में है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी? राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने हैं भाई। इस अधिनियम के तहत दो प्रावधान किए गए, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, अब यहां से हम बात करते हैं आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो इसका गठन किया गया 12 अक्टूबर 1993 को, जिसको अपन क्या कहते हैं? एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये कब अस्तित्व में आया? आपके 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, हमें पता है 1993 में अधिनियम पारित किया गया और अधिनियम के पारित होने के बाद 12 अक्टूबर को 1993 में ही 12 अक्टूबर को ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है एनएचआरसी, इसका गठन कर दिया गया। ठीक है, तो ये डेट फिर पूछी जाती है एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर बात की हमने राज्य मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जो प्रावधान है, ठीक है, यहां से थोड़ा सा देख लीजिए। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रावधान जो दे रखे हैं वो आपका इस अधिनियम के चैप्टर 2 में धारा 3 से 20 में दे रखे हैं। धारा है आपकी 3 से 20 में, चैप्टर है आपका तो चैप्टर 2 में धारा 3 से 20 तक इसका वर्णन किया गया है। जो भी इनका कार्यकाल, स्वतंत्रता है, कार्य वगैरह है, सबका डिस्कशन धारा 3 से 20 के अंतर्गत किया गया है। फिर बात करते हैं एसएचआरसी। एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये आपके बताया गया है चैप्टर 5 में बताया गया है और इसकी धारा कितनी है? आपके 21 से 29, धारा 21 से 29 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, चैप्टर 5 में 21 से 29 तक इनका वर्णन किया गया है और इसका गठन कब किया गया? मार्च 2000 में। ये डेट बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका गठन किया गया है मार्च 2000 में। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन तो कब कर दिया गया? आपके 12 अक्टूबर 1993 को, क्योंकि अधिनियम पारित कब हुआ है? आप देख पा रहे हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है? 1993 का है। 1993 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल में तुरंत लागू किया गया 12 अक्टूबर 1993, लेकिन स्टेट में जारी करने में थोड़ी देरी हुई और मार्च 2000 को इसका गठन किया गया। तो ये डेट बार बार पूछी जाती है। ठीक है, और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डेट थी 1993 की डेट देता है, तो मार्च 2000 में इसका गठन किया गया। आगे चर्चा करेंगे और अब बात करते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, इसके कानूनी प्रावधान क्या है? हमने देखा भाई, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, कौन सा? 1993 का। इसका अध्याय 5 में धारा 21 से 29 में प्रावधान किए गए हैं। ये कानूनी प्रावधान है। ठीक है, जो हमने देख लिए। चैप्टर 5 21 से 29 तक की धारा, मार्च 2000 इसको गठन किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात की, देखो संक्षिप्त में बात की थी कि गठन कब किया गया? मार्च 2000 में इसका गठन किया गया था। आगे बात देखिए, अधिसूचना कब जारी हुई? पहले क्या जारी हुई? अधिसूचना जारी हुई। अब ये अधिसूचना कब जारी की थी? 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी करने के बाद इसका गठन कब हुआ? मार्च 1999 में इसका गठन हुआ और ये क्रियाशील कब हुआ? 20 मार्च 2000 को ये आयोग क्रियाशील हुआ। तो यहां से जो हमने बात की थी, ये मार्च 2000 गठन या इनका क्रियाशील होने की बात की गई है। अब हमें वर्ड टू वर्ड याद रखना होगा कि भाई राज्य मानवाधिकार आयोग की अधिसूचना कब जारी की गई? तो आपकी अधिसूचना तो जारी की गई थी कब? 18 जनवरी 1999 को। 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई। अब इस अधिसूचना के बाद आयोग का गठन कब किया गया? आपके मार्च 1999 में। और आयोग क्रियाशील कब हुआ? आपके 20 मार्च 2000 को। 20 मार्च 2000 को आयोग क्या हुआ? क्रियाशील हुआ। और इसका गठन कब हुआ? यहाँ गठन कर दिया गया और ये आपके क्या जारी हुई? अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, जैसे आरपीएससी के संदर्भ में बात की थी, भाई राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश कब जारी किया गया था? 16 तारीख को जारी किया गया था, 16 अगस्त को। ठीक है, 16 अगस्त के बाद फिर हमने डेट देखी 20 अगस्त देखी कि 20 अगस्त को उसकी अधिसूचना जारी की गई थी। तो इस तरह से यहाँ भी यही है कि भाई अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की गई है, जिसके बाद उसका गठन हुआ है मार्च 1999 में और क्रियाशील ये आयोग हुआ है नेक्स्ट ईयर से 20 मार्च 2000, एक साल के बाद ही इसने क्रियाशील हुआ है। फिर यहीं पे 20 मार्च के बाद 23 मार्च 2000 को न्यायमूर्ति कांता भटनागर इसकी पहली अध्यक्ष नियुक्त की गई। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि भाई राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो न्यायमूर्ति कांता भटनागर जी को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका जयपुर में है। फिर बात करें प्रक्रिया और नियम की।
नियम और प्रक्रिया कब प्रारंभ किए गए, कब बनाए गए? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रक्रिया और विनियम कब का है? 2001 का है। इसमें कार्य संचालन हेतु ये बनाए गए हैं, जिनका क्रियान्वयन कब हुआ है? 19 जनवरी 2001 से। तो आयोग देखो 20 मार्च 2000 को बन गया। इसके क्रियान्वयन हेतु जो नियम और विनियम बनाए गए वो कब से? 19 जनवरी 2001 से बनाए गए। ये आयोग क्या करता है? आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच करता है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय दिए गए हैं उन पर ये आयोग क्या कर सकता है? अपना जांच कर सकता है, उनसे संबंधित मामलों पर जांच कर सकता है। कार्रवाई करने की बात नहीं की गई है, केवल इनको जांच का अधिकार है। आयोग उन्हीं मामलों की जांच करेगा जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत है। यहां से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक सलाहकारी आयोग है। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर क्या कर सकता है? जांच कर सकता है और एक सलाहकारी आयोग है। राज्य आयोग की सलाह राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती, ये भी बात क्लियर है। राज्य सरकार आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको माने या ना माने, सरकार की मर्जी पर डिपेंड करता है। तो आयोग की सलाह राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। चलिए अब देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना की बात करते हैं। संरचना जब गठन हुआ था मार्च 2000 को, 20 मार्च 2000 को गठन हुआ या इसका क्रियाशील हुआ, तो यहां से इनकी जो संरचना थी वो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य का इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ? मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 की में इसमें संशोधन किया गया, जिसके अकॉर्डिंग एक अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान किया गया है और वर्तमान में भी इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। ठीक है, तो याद रखना है गठन के समय क्या प्रावधान था। गठन के समय क्वेश्चन इस तरह से स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछा जाता है कि भाई राज्य मानवाधिकार आयोग में गठन के समय एक अध्यक्ष 2 सदस्य का प्रावधान था, वर्तमान में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य का प्रावधान है। तो ये बात गलत है, उल्टा है। कैसे कि गठन के समय इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य का प्रावधान था, लेकिन 2006 में संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, हमने धारा 21 से 29 तक की बात की थी, जिसमें धारा 21 के अंतर्गत इनकी क्या बताई गई है? योग्यता का प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष पद के लिए क्या योग्यता होना चाहिए और सदस्यों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्ष के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इनका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो हमें याद रखना है दोनों बातें हैं कि भाई अध्यक्ष के लिए क्या प्रावधान किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए क्या होना चाहिए? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश होना चाहिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, दोनों की बात बन सकती है। ठीक है, ये इनकी मिनिमम योग्यता है। सदस्य की बात करें, सदस्यों की, तो 2 सदस्य हैं। ठीक है, सदस्य कितने हैं? 2 सदस्य हैं और दोनों सदस्यों के लिए अलग-अलग प्रावधान किया गया है। 2 सदस्यों में तो एक सदस्य क्या होना चाहिए? एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा कम से कम 7 वर्ष का जिला न्यायाधीश, या तो वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या फिर जिला न्यायालय में उनको 7 वर्ष का अनुभव हो। 2 बातें हैं, कम से कम 7 वर्ष का जिला या न्यायाधीश का अनुभव हो या उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। ठीक है, ऐसे आयोग का एक सदस्य ऐसा होना चाहिए। दूसरा सदस्य तो नॉर्मल बात है, आयोग का दूसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति होता है जिसे मानवाधिकार आयोगों का विशेष ज्ञान। ठीक है, तो ये अध्यक्ष और सदस्यों के लिए हमने योग्यता का प्रावधान देखा। अध्यक्ष के लिए क्या होना चाहिए? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकते हैं। पहला सदस्य है, उनको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने चाहिए, उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त दोनों हो सकता है न्यायाधीश। और दूसरा अगर ये नहीं है तो कम से कम 7 वर्ष का जिला न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं, दूसरा सदस्य है, उनको मानवाधिकार मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो ये कहां वर्णित किया गया है? योग्यता का प्रावधान किया गया है धारा 21 में। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। योग्यता धारा 21 में इनका प्रावधान किया गया है। चलिए, धारा 22 में हमने देखी नियुक्ति का प्रावधान किया है। 21 में योग्यता बताई, 21 में उन योग्यताओं के आधार पर क्या की गई? 22 में नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो सिंपल बात, सबसे पहले बात करेंगे कि नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना है, नियुक्ति इनकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्या राज्यपाल के द्वारा डायरेक्ट की जाती है? नहीं, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है। उस समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल इनका इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, अब उस समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं, ये बात हमें याद रखनी होगी। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, समिति की अनुशंसा पर की जाती है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा समिति की अनुशंसा पर की जाती है। ठीक है, अब हमें ये याद रखना होगा कि भाई समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं। तो समिति में ये प्रावधान किया गया है भाई, जिन राज्यों में केवल विधानसभा है तो उसमें मुख्यमंत्री उनका अध्यक्ष होगा उस समिति का। तो समिति में अगर राज्य में केवल विधानसभा है, ठीक है, तो उस राज्य में अगर केवल विधानसभा है
तो इनका पहला सदस्य होगा मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया इसमें आपके गृह मंत्री, तीसरे सदस्य हैं विधानसभा अध्यक्ष, और चौथे सदस्य हैं आपके विपक्ष के नेता। अब जिन राज्यों में केवल विधानसभा है उसमें ये 4 सदस्य होंगे। तो इन जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति की बात कर रहे हैं, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी सिफारिशों के आधार पर? इस समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, और इस समिति में कौन है? मुख्यमंत्री जिसके अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, ये 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जिन राज्यों में केवल विधानसभा होती है वहां मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष शामिल होते हैं। और जिन राज्यों में विधान परिषद होती है, अब जिन राज्यों में क्या है? विधान परिषद शामिल है। ठीक है, तो विधान परिषद शामिल है तो क्या होगा? शामिल है तो इसमें समिति में 2 सदस्य और ऐड हो जाएंगे, जिसमें आपके इसका सभापति आ जाएंगे और दूसरा इसका विपक्ष का नेता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे? इस समिति में 6 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी। चलिए, तो जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वहां समिति के विधान परिषद के सभापति और विपक्ष के नेता भी शामिल किया जाता है। विधान परिषद के सभापति और विपक्ष के नेता केवल उन्हीं राज्यों की में समिति के सदस्य होते हैं जहां विधान परिषद विद्यमान होती है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट बात है। धारा कितनी है? धारा आपकी 22 है। 21 में क्या प्रावधान किया गया था? धारा 21 में योग्यता का प्रावधान किया गया। धारा 22 में उस योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। नियुक्ति हमें याद रखनी है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति होती है जिसमें मुख्यमंत्री, आपके गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता इंक्लूड होते हैं। इसके साथ ही अगर जिन राज्यों में विधान परिषद भी है वहां विधान परिषद के सभापति और विपक्ष के नेता भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फिर बात की भाई हमने इसकी नियुक्ति कर दी। अब नियुक्ति कर दी तो एक समय ऐसा आएगा कि ये त्यागपत्र भी देंगे। तो धारा 23(1) में त्यागपत्र किसको देंगे ये हमें देखना है। त्यागपत्र का प्रावधान धारा 23 में किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। नियुक्ति भी राज्यपाल कर रहा है और त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे। ठीक है, फिर बात की निष्कासन की। बात की, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। निष्कासन इनका किया जा सकता है, कार्यकाल पूरा होने से पहले निष्कासन किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए कुछ आधार बताए गए, वो क्या क्या है तो ये हमें देखना होगा। त्यागपत्र और निष्कासन 2 अलग अलग बात है। त्यागपत्र तो स्वयं की इच्छा से, और निष्कासन अगर आपने कोई गलत काम किया है उसमें जिन कार्यों का प्रावधान किया गया उन कार्यों के आधार पर आपका निष्कासन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें धारा 23 में बताई गई हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। बेहद इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जा रही, लेकिन निष्कासन कौन करेगा? निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है कि निष्कासन का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किस आधार पर है? तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात, दोनों बातें याद रखनी है। देखो, आधार क्या है? सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर है। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। कब हटाएगा? उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार सिद्ध हो जाते हैं तो अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटा सकता है। कौन? राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। यहां से एक बात और याद रखनी होगी कि ये 2 बड़े मामले हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता, जिनके आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद हटाया जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय की जांच की आवश्यकता नहीं है। उन आधारों पर राष्ट्रपति इनको सीधे भी हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये आधार कौन कौन से हैं देखिएगा। धारा 23(2) के अनुसार कुछ परिस्थितियों में बिना जांच के भी राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकते हैं। तो ये फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वह आधार है जिनके आधार पर राष्ट्रपति बिना जांच के हटा सकते हैं, या जिनके आधार पर राष्ट्रपति बिना जांच के आधार पर नहीं हटा सकते। इस तरह से स्टेटमेंट में दे दिए जाएंगे और ऑप्शन आपके सामने ये सारे मिल जाएंगे। तो ये हमें कितने 5 इंपॉर्टेंट आधार बताए गए जिनके आधार पर राष्ट्रपति बिना जांच के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को सीधे हटा सकते हैं। जैसे कि पहला दिया गया, दिवालियापन घोषित होने पर, कोई लाभ का पद धारण कर ले, विकृत घोषित कर दे, ठीक है, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो तो लाभ का पद धारण करना
ठीक है, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षमता, दिवालिया घोषित, विकृत घोषित और नैतिक पतन से संबंधित अपराध में दोष सिद्ध होने पर अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकता है। तो ये 5 आधार हैं, हमें याद रखना है। लाभ का पद धारण कर लिया हो, दिवालिया घोषित हो गया हो, या फिर आपके शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो, विकृत घोषित और नैतिक पतन से संबंधित दोष सिद्ध होने पर, अपराध में दोष सिद्ध होने पर अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया जा सकता है। धारा 23 में ही इसका वर्णन किया गया है। तो धारा 23 बेहद इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तीनों ही हैं। तो 23 ए में त्याग पत्र की बात की, 23(2) में आपके निष्कासन की बात की, 23 में निष्कासन की बात, और 23 के बाद 23(2) में किसकी बात की, बिना जांच के आधार पर हटाया जा सकता है। ये आधार आपके सामने है। कार्यकाल की बात करेंगे, फिर बेहद इंपॉर्टेंट बात, कार्यकाल। धारा 24 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाएगा उस आधार पर इतना कार्यकाल इनका निर्धारित किया गया है। या तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा वहां तक उनका कार्यकाल होगा। ये परिवर्तन किया गया है। कब किया गया है भाई साहब? मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा किया गया है। 2019 में संशोधन किया गया था। ये दूसरा संशोधन है। पहला संशोधन हमने कब देखा? 2006 का देखा। 2006 में सदस्यों की संख्या को 1+4 से कम करके कितना कर दिया गया? 1+2 कर दिया गया। पहले सदस्यों की संख्या 1+4 थी और 2006 में कितनी कर दी गई? 2006 में 1+2 कर दी गई। ठीक है, यहां से 2019 में देखा कार्यकाल को कितना कर दिया गया? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा। ये प्रावधान वर्तमान में किए गए हैं। तो वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 1+2, जिनका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा। ठीक है, ये कार्यकाल धारा 24 में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है और 2019 से इसका प्रावधान है। शपथ की बात करें तो शपथ कौन दिलाता है? अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा अथवा राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इसका मतलब क्लियर है। नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जा रही है। त्यागपत्र कौन किसको दे रहे हैं? राज्यपाल को त्यागपत्र दे रहे हैं। शपथ भी कौन दिला रहा है? शपथ भी राज्यपाल के द्वारा दिलाई जा रही है। लेकिन एक बात केवल जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो है निष्कासन। निष्कासन कौन करेगा? बड़ा आदमी। कौन बड़ा आदमी? राष्ट्रपति। और किसकी सिफारिश पर? उच्चतम न्यायालय में जांच के पश्चात। और कुछ अधिकार ऐसे भी दिए गए हैं, आधार ऐसे बताए गए हैं जिसमें बिना जांच के आधार पर भी हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है या नहीं? तो पुनर्नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, सेवा शर्तें क्या है भाई? सेवा शर्तें धारा 26 में इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका वेतन किसके बराबर होगा? उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बराबर इनका वेतन होता है। आयोग के सदस्यों का वेतन की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनका वेतन होता है। अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि भाई वेतन भत्ते किसके बराबर होंगे? अध्यक्ष का वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होगा, वहीं सदस्यों का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा। अब इसका निर्धारण कौन कर रहा है? इसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नियुक्ति के बाद अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। वार्षिक प्रतिवेदन की बात की गई धारा 28 में, तो ये याद रखनी है। यहां से 28 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके 3-4 तो स्टार्टिंग की ये धाराएं याद रखनी है हमें। सबसे पहले किसकी बात की? धारा 21 में योग्यता की बात की गई। योग्यता के बाद धारा 22 में उनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 23 में निष्कासन की बात की गई। 3 तो ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, और 24 में कार्यकाल बताया गया। कार्यकाल के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट धारा है वो यही है 28, वार्षिक प्रतिवेदन की बात की गई है। वार्षिक प्रतिवेदन किसमें? धारा 28 में। धारा जो 25 है उसमें कार्यवाहक अध्यक्ष वगैरह के बारे में बात की गई है, उसको अपन बाद में देखेंगे एक बार। तो वार्षिक प्रतिवेदन धारा 28 के पश्चात, धारा 28 के में इसका प्रावधान किया गया है। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करती है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन बना दिए जाते हैं कि राज्य सरकार को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, ठीक है, और उच्च न्यायालय को। तो इस तरह से हमें देखना है कि राज्य मानवाधिकार अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत कर रही है? राज्य सरकार को प्रस्तुत करती है। और राज्य सरकार आयोग के प्रतिवेदन को कहां? राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाती है। विधानमंडल को आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करने पर उसका कारण बताना पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात है, हमने देखा जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो एक सलाहकारी आयोग है और राज्य सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है कि इनकी सलाह को माना जाए या नहीं माना जाए। लेकिन यहाँ आप देखिए, राज्य सरकार आयोग ने मानवाधिकार आयोग ने प्रतिवेदन किसको दिया? राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने प्रतिवेदन कहाँ रखा? विधानमंडल में। विधानमंडल को आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करता है तो उसका कारण बताना कि क्यों अस्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये बात भी हमें याद रखनी है। किसमें? वार्षिक प्रतिवेदन धारा 28 के अंतर्गत। चलिए,
अब भाई ये तो हमने बेसिक बातें देखी कि नियुक्ति कैसे हुई, क्या योग्यता थी, क्या कार्यकाल था, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसकी प्रक्रिया को जानेंगे। भाई मानव अधिकारों का आयोग जैसे उल्लंघन हो गया, तो इनका कार्यप्रणाली कैसी है? कार्यप्रणाली के बारे में हमें देखना होगा कि कैसे आदमी इसमें कोई व्यक्ति शिकायत करेगा, किन-किन आधारों पर शिकायत की जा सकती है, ये बातें हमें देखनी होंगी। चलिए, आयोग में मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत कैसे होगी, क्या प्रावधान है? तो शिकायत मानवाधिकार का उल्लंघन, पहली बात तो यह है आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो शिकायत की जा सकती है। दूसरा, मानवाधिकारों के उल्लंघन के पश्चात कोई लोक सेवक है और लोक सेवक उल्लंघन को रोकने में असफल हो गया, तो इसकी शिकायत की जा सकती है। अर्थात अथवा किसी लोक सेवक द्वारा उल्लंघन को रोकने में असफलता से संबंधित इसकी शिकायत की जा सकती है। तो पहली बात तो ये क्लियर है। मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत कहां? केवल लोक सेवकों के विरुद्ध की जा सकती है। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है। मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत है वो केवल लोक सेवकों के विरुद्ध की जा सकती है। शिकायत की बात देखी तो हिंदी में, अंग्रेजी में और संविधान की जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं, उसमें किसी भी भाषा में शिकायत की जा सकती है। व्यक्ति स्वयं शिकायत कर सकता है, व्यक्ति के कोई पक्ष का व्यक्ति है, उसके द्वारा शिकायत की जा सकती है। शिकायत ईमेल के द्वारा, डाक के द्वारा, फैक्स के द्वारा भी प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है। शिकायत दर्ज कराने हेतु कोई शुल्क नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये हमने देख चुका है। स्वयं पीड़ित व्यक्ति अथवा उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है। हो सकता है मानवाधिकार आयोग स्वयं भी इसमें संज्ञान ले सकता है। मानवाधिकार आयोग उल्लंघन के मामलों में स्वतः संज्ञान, स्वयं परिणाम भी ले सकता है। शिकायत आवेदन में शिकायतकर्ता का पूर्ण विवरण होना चाहिए और शिकायत में मानवाधिकार का उल्लंघन और उसे रोकने में हुई असफलता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। हम दो आधार देखे, एक तो मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है या लोक सेवक उस उल्लंघन को रोकने में असफल हुआ है, तो उसका विवरण भी शिकायत में होना चाहिए। सिंपल सी बात है, विवरण तो होना चाहिए। ठीक है। तो ये बातें आरपीएससी में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि राज्य में मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत का क्या प्रावधान है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए तो शिकायत मानवाधिकार के उल्लंघन और लोक सेवकों के असफलता, मानवाधिकार जो मानवाधिकार हैं उनको रोकने में असफलता हुई है, तो इससे संबंधित शिकायत की जा सकती है। लोक सेवक केवल लोक सेवकों के विरुद्ध की जा सकती है। 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में की जा सकती है। डाक, फैक्स, ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने हेतु कोई शुल्क नहीं देना है। ठीक है। स्वयं पीड़ित या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी शिकायत दर्ज करा सकता है। आयोग स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। शिकायत आवेदन में शिकायतकर्ता का पूर्ण विवरण होना चाहिए। मानवाधिकार उल्लंघन तथा उनको रोकने में हुई असफलता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई जांच हुई और जांच के पश्चात क्या कार्रवाई, आयोग क्या क्या एक्शन ले सकता है। ठीक है। शिकायत सही पाई गई तो आयोग दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा कर सकता है। कौन करेगा कार्रवाई? आगे राज्य सरकार करेगी और राज्य सरकार उनकी इस आयोग की सलाह को माने या ना माने बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। इनका काम क्या है? आयोग का काम है जांच करना और जांच के पश्चात लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आयोग पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी से क्षतिपूर्ति दिलाने की अनुशंसा भी कर सकता है। ठीक है। आयोग पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी से क्षतिपूर्ति दिलाने की अनुशंसा कर सकता है। दो इंपॉर्टेंट बात है। राज्य मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में स्थित है। आयोग समय समय पर विभिन्न स्थानों पर जाकर मौके पर भी मामलों का निस्तारण कर सकता है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी जांच के पश्चात कार्रवाई के रूप में। ठीक है, ये हमें याद रखनी। राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा संपादित अन्य कार्य कौन कौन से हैं? तो इस आयोग के अन्य कार्यों में जैसे हम देखें तो ये जेलों का, पुलिस थानों का, नारी निकेतन है, इनका क्या कर सकते हैं? ये निरीक्षण करने का प्रावधान इनको दिया गया है। फिर मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के एनजीओ चल रहे हैं, उन एनजीओ का ये प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा कि मानवाधिकार आयोगों से संबंधित गैर सरकारी संगठन को हतोत्साहित करने का इनका काम है, तो हतोत्साहित नहीं करते, इनको प्रोत्साहित करने का इनका काम है। आयोग न्यायालय की अनुमति से मानवाधिकार संबंधी जो लंबित मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, अगर न्यायालय की अनुमति है। ठीक है, उच्च न्यायालय की अनुमति है तो उसकी अनुमति से मानवाधिकार संबंधी लंबित मामले हैं उनमें भी ये हस्तक्षेप कर सकता है आयोग। ये बात हमें ध्यान रखनी है। मानवाधिकार जागरूकता बढ़ाने हेतु आयोग सेमिनारों और व्याख्यानों का आयोजन करवा सकता है। चलिए आगे देखिए। मानवाधिकारों से संबंधित कानून है उनकी समीक्षा कर सकता है। शिकायतों एवं जागरूकता के लिए जिला मानवाधिकार इकाइयों की स्थापना की गई है। जिला मानवाधिकार इकाइयों की स्थापना की गई है। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको? राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। ये भी इसका एक कार्य है। मानवाधिकार कहाँ करता है? हमने देखा धारा 28 में इसका वर्णन किया गया है। आयोग द्वारा मानवाधिकार संदेश नामक एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की गई है। क्या नाम है? त्रैमासिक पत्रिका है मानवाधिकार संदेश।
आयोग द्वारा वर्ष 2002 में मानवाधिकारों के प्रचार प्रसार हेतु जयपुर घोषणा जारी की गई है। क्या नाम है? जयपुर घोषणा जारी की गई है। आयोग मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। आयोग मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और दस्तावेजों का अध्ययन कर उनके क्रियान्वयन हेतु सिफारिश कर सकता है। भाई कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या दस्तावेज हुआ है मानवाधिकारों से संबंधित तो उसका अध्ययन करेगा और उसके अध्ययन के पश्चात उसके क्रियान्वयन हेतु भी सिफारिश कर सकता है। आयोग मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े कानून, संवैधानिक प्रावधान और कार्यों का पुनरावलोकन कर प्रभावी क्रियान्वयन भी कर सकता है। कानूनों का, संवैधानिक प्रावधानों और कार्यों का पुनरावलोकन कर सकता है। तो ये इसके अलावा इनके कुछ अन्य काम भी हैं, ठीक है, आयोग के। अब यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट फिर बात बनती है, क्यों? क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से मामले, क्षेत्राधिकार से बाहर के मामले कौन से हैं? मतलब वे कार्य जिनको ये नहीं कर सकते, आयोग के द्वारा नहीं किए जा सकते, वे कौन से कार्य हैं? बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों पर कार्रवाई नहीं कर सकता। बेहद इंपॉर्टेंट बात है, बार-बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर कोई मामला 1 वर्ष से पुराना है तो आयोग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसमें कार्रवाई नहीं कर सकता। आयोग 1 वर्ष से पुराने मामले पर कार्रवाई नहीं कर। अगली बात है, न्यायालय में विचाराधीन मामलों में आयोग सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करता है। न्यायालय में कोई विचाराधीन मामला है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, किंतु न्यायालय की पूर्व अनुमति से, इंपॉर्टेंट बात, न्यायालय की अगर पूर्व अनुमति है तो उसमें जांच संभव है। कोई शिकायत अस्पष्ट है, बिना नाम की है या छद्म नाम से की गई शिकायतें, उसमें आयोग कार्रवाई नहीं करता। सेना से संबंधित मामले आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। अन्य आयोगों में लंबित मामले, कोई अन्य आयोग में लंबित मामला है, वहां पर राज्य मानवाधिकार आयोग कार्रवाई नहीं करता। विभिन्न औद्योगिक विवाद आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। व्यक्तिगत मामले जैसे उत्तराधिकार का मामला है, पैतृक संपत्ति से संबंधित मामला है, संविदा या करार से संबंधित मामला है, इन पर आयोग कार्रवाई नहीं करता है। निजी संस्थानों से संबंधित मामले आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने देखा केवल लोक सेवकों के विरुद्ध इसमें शिकायत की जा सकती है। सेवानिवृत्त लोक सेवकों से संबंधित मामले भी इसमें नहीं आते हैं। तो ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इनको हमें याद रखना होगा। 1 साल से पुराने मामले, कोई ऐसी केस जो न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसमें ये आयोग हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेना से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेवानिवृत्त जो लोक सेवक हैं, उनसे संबंधित मामलों में, निजी क्षेत्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। व्यक्तिगत मामले जिसमें उत्तराधिकार है, पैतृक संपत्ति है, संविदा का ये है, इनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई ऐसा मामला जो अन्य आयोगों में चल रहा है, वहां पर उस पर प्रोसेस चल रहा है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। विभिन्न औद्योगिक विवादों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। अस्पष्ट वाली कोई शिकायत है तो ये तो सिंपल बात है, उसमें भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और ये हमने देखा न्यायालय में विचाराधीन है तो भी इनके द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अगर पूर्व अनुमति है न्यायालय तो जांच इसमें सब, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और बात राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्ष के रूप में। तो जो वर्तमान में आयोग है वो छठा आयोग है, ठीक है। अब तक 5 अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वो कौन कौन रहे हैं, पहली अध्यक्ष कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। उनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है अध्यक्षों का कि कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें याद रखना होगा कि हमने देखा न्यायमूर्ति कांता भटनागर, जिनको इसका मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब? 23 मार्च 2000 को। 23 मार्च 2000 को इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 11 अगस्त 2000 को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 23 मार्च 2000 को इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ और 11 अगस्त, 23 मार्च से 11 अगस्त तक तो त्यागपत्र इन्होंने दे दिया। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष रही हैं और एकमात्र महिला अध्यक्ष हैं। तो ये बात दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन रही हैं? न्यायमूर्ति कांता भटनागर, और इनके एकमात्र अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति कांता भटनागर का नाम आता है। ये राज्य के उदयपुर जिले से संबंधित है। मद्रास उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बताइए जो मद्रास उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहे। इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। आयोग में न्यूनतम कार्यकाल लगभग 5 माह, क्वेश्चन यहां से भी बनता है। निम्नलिखित में से मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जिनका न्यूनतम कार्यकाल रहा है, तो हमें याद रखना होगा न्यायमूर्ति कांता भटनागर जी का नाम। चलिए दूसरे अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति सगीर अहमद। सगीर अहमद जी के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के ये प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष रहे हैं। जम्मू कश्मीर एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश की कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। इंपॉर्टेंट बात है, राज्य मानवाधिकार आयोग के वे अध्यक्ष हैं जो एकमात्र उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। इसके अलावा सब उच्च न्यायालय से संबंधित रहे। जैसे हमने अभी देखा, न्यायमूर्ति कांता भटनागर मद्रास उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश रही हैं, महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद न्यायमूर्ति सगीर अहमद के बाद तीसरा देखते हैं न्यायमूर्ति NK जैन, नगेंद्र कुमार जैन इनका नाम है। कार्यकाल 16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010 तक रहे हैं, 5 से 2010 तक रहे हैं, ठीक है।
राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग में सर्वाधिक कार्यकाल। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, नागेंद्र कुमार जैन, इनका क्या रहा है, सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। ठीक है, न्यूनतम किसका रहा है, आपने देखा न्यायमूर्ति कांता भटनागर जी का कार्यकाल न्यूनतम रहा है। वहीं सगीर अहमद प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष रहे हैं, नगेंद्र कुमार जैन ये हैं राज्य मानवाधिकारों में, इनमें सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। ये अलवर से संबंधित है, मद्रास और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ये रहे हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात इनके लिए ये है कि ये हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे हैं और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, याद जितना अपन रख पा सकते हैं उसके बारे में हमें देखना होगा। ठीक है, तो एन के जैन साहब, नगेंद्र कुमार जैन, सर्वाधिक कार्यकाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। मद्रास और कर्नाटक में ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तो लोकायुक्त भी रहे हैं और वहां राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अगली बात करते हैं न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया जी के बारे में। 2016 से 2019 तक ये आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 2021 से जून 2024 तक इनका कार्यकाल रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, राजस्थान न्यायिक अकादमी के भी अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा लास्ट हैं और करंट में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी। जून 24 से लगातार ये इनका कार्यकाल चल रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के सदस्य रहे हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में उनका कार्यकाल 2016 से 20 तक रहा है। अब गठन के समय आयोग की संरचना की बात करते हैं। भाई गठन के समय हमने देखा कितने थे, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य थे और इसमें अध्यक्ष थे कौन, न्यायमूर्ति कांता भटनागर। न्यायमूर्ति कांता भटनागर गठन के समय आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि भाई वो 4 सदस्य कौन थे, ये बातें ठीक है देखनी होंगी हमें कि वो 4 सदस्य कौन थे, सदस्यों के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, और कौन कौन से जो महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, जैसे कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बात करें तो अमर सिंह गोदारा का नाम है, जगत सिंह है, पुखराज सिरभी है, महेश चंद्र शर्मा है, ये सारे लोग आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। तो एक्चुअली इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट, उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस इनसे पूछे जा सकते हैं, उन सारे फैक्ट्स को हमने एक एक करके देखा और नेक्स्ट क्लास में अपन लगभग 60 to 65 क्वेश्चंस इस आयोग से संबंधित डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब उसके माध्यम से क्या है, एक क्लास में फिर से इनका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।